हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तार्किक ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 का जो पेपर 1 था उसके भाग 4 गणित को। तो आगे बढ़ने इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी संख्या में 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अब यहाँ किसी संख्या की बात हो रही है ना, तो वो संख्या पहले हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, कह रहा है x किसी संख्या में 3/4 का, तो इसका 3/4 का, फिर कह रहा है 2/3, मतलब 3/4 का 2/3, तो इसमें भी 2/3 कर देंगे। किसके बराबर है, 24 के, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उस संख्या का 1/4 ज्ञात करना है, तो पहले हम संख्या को ज्ञात कर लें x का मान। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 48। अब संख्या का 1/4 निकालना था, तो 1/4 निकालेंगे, x बराबर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें हो गया, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है 92 नंबर, 378 गुणे 236 गुणे 467 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बताना है, तो बहुत इजी है। देखिए, इकाई और इकाई का अंक का गुणा करिए। 8 और 6 का क्या करेंगे, 8 छंग 48, 8 आएगा कि नहीं आएगा, इकाई में आएगा। फिर उसी इकाई से हमारा मतलब है, अब इस इकाई का इस इकाई में गुणा करेंगे, 8 9 72, तो 72 में 2 आएगा इकाई का अंक। अब इस इकाई को अंक को उससे गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो पहले हम विक्रय मूल्य क्या मान लेंगे, मान लीजिए x मान लिया, ठीक है, या x या 100 मान लेते हैं, 100 मान के ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है, अब उसके विक्रय मूल्य का 3/2। अब क्रय मूल्य क्या होगा, ये तो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय का 3/2, तो 100 गुणे 3/2 हो जाएगा। ये कटेगा 50 गुणे 3, 150 हो जाएगा क्रय मूल्य, CP हो जाएगा 150। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो जाहिर सी बात है उसे हानि होगी, है ना। अब हानि कितने रुपए की हुई है, 150 से 100 घटाएंगे, 50 बचेगा, तो हानि रुपए में अगर पूछे तो 50 रुपये हो गई। लेकिन यहाँ प्रतिशत हानि और लाभ पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत हानि हुई है तो हानि, अब इसमें से हानि वाले 2 ऑप्शन हैं, उसी में से एक करेक्ट होगा। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य कितना है, 150 गुणे 100। अब यहाँ पे काटेंगे, 3 आएगा, अब 3 से 100 को भाग देंगे तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट इसमें बनेगा। 33 सही, 1/3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक रूल फॉलो करना होता है। अब इसमें वर्गमूल पूछ रहा है, मान लीजिए 36 का वर्गमूल पूछते है ना, तो इसका गुणनखंड करके या रूट में डायरेक्ट 6 आ जाता। तो इसका वर्गमूल देखिए, पहले तो हम इसको रूट में कर लेंगे, 7 + 2√10 कर लिया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा रूल फॉलो हुआ है, ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में हम इसको बनाएंगे, ये जरूर ऐसा ही होगा, a + b के रूप में। तो यहाँ a² + b² की वैल्यू 7 है, 2ab, तो 2ab से हम पकड़ेंगे, 2 है ही, ab कितना हुआ होगा, तो √10 आया होगा, तो √5 × √2 हुआ होगा, है ना, या a इसको मान सकते हैं, b इसको। तो यहाँ इसको चेक कर लीजिए, तो अगर हम करें √5² + √2², देखिए 7 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 5² का 5 आएगा, इसका √2 का 2, तो 5 + 2 7 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ a² + b² + 2ab है ही है ना, तो √5 + √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, √5 + √2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये रूट में है ही, तो अब ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हट जाएगा, √5 + √2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देख लीजिए भाई, √5 + √2 किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, या √2 या √5 पहले हो सकता है, कोई भी पहले हो सकता है ना, प्लस में है, दोनों बराबर रहेंगे। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक
वक्र लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 72 हैं। भाई लघुत्तम दिया है, महत्तम दिया है, 12 और 72 हैं। तो इन संख्याओं के योगफल 60 हो यदि, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। अब संख्याओं का मासा और लासा दिया है, तो इसके हिसाब से हम पहले संख्या मानेंगे। देखिए मासा कितना है, 12 है ना, तो संख्या हम मान लेंगे, एक 12x हो जाएगी और दूसरी 12y मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मासा 12 है ना, तो 12 दोनों में कॉमन रहता है, कॉमन ही तो मासा होता है ना, जो कॉमन आता है गुणे में। तो यहाँ पर पहली संख्या 12x, दूसरी 12y है। अब लासा कितना है, 72 है। तो लासा क्या होता है भाई, कॉमन वाला एक बार लिखते हैं और संख्या को एक बार, 12xy बराबर है क्या, 72। अब यहाँ काट देंगे तो xy बराबर आएगा 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसको हल करेंगे, 12x प्लस 12y। आगे तो दिया है ना, संख्याओं का योगफल 60 है, नीचे दिया था, तो 12x प्लस 12y बराबर हो जाएगा 60। अब 12 कॉमन लेंगे, दोनों में कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो x प्लस वाई बराबर आएगा 5। तो दो समीकरण हमारे बन गए, x प्लस वाई बराबर 5 और x गुणे y बराबर 6। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें x बराबर 3, y बराबर 2। अब संख्या क्या मानी थी, 12x और 12y, तो इसमें x का y का मान रख लीजिए। तो x का मान यहाँ पर 3 है, तो 12 36 हो जाएगा, और y का मान कितना है 2, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन देखिए, 36 और 24 में कौन सा मिल रहा है हमें, कोई ऑप्शन तो होगा ही। तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है, 24 मिल रहा है, तो 24 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला करेक्ट होगा, है ना। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 96 नंबर। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 666 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी मल्टीप्लाई बाई h होता है कि नहीं होता है, तथा लंबाई और चौड़ाई क्या कह रहा है आगे, ये तो क्षेत्रफल दिया है। अब कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो पहले हम चौड़ाई मान लेंगे। चौड़ाई मान लीजिए कितनी है, b है। अब कह रहे हैं लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ये 2b हो जाएगी लंबाई, है ना। लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। और यदि कमरे की ऊंचाई h दी है 11, कितना है h, 11 मीटर। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। ऊंचाई तो दी है यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई नहीं हमें पता ना, तो लंबाई चौड़ाई हम इससे पता करेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। l प्लस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, l है 2b और ब्रेथ कितनी थी b, तो ये हो जाएगा 3b, l प्लस बी इन ब्रैकेट हो गया। अब मल्टीप्लाई में h होता है कि नहीं, h की वैल्यू 11 रहेगी और बराबर में क्या चलेगा, 666 चलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 11 से कट जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 3 6 से काटेंगे 10 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, b बराबर 10 मीटर। ये चौड़ाई आ गई। अब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई दुगनी थी ना, तो ये हो जाएगी 20 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर निकल, 10 गुणे 20 कितना होगा, 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बन जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है। ए ऑप्शन है आर.ए. फिशर को, या गाउस को, या लाप्लास को, या न्यूटन को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाला, आर.ए. फिशर को। 98 क्वेश्चन नंबर है, किसी संख्या के 66, यहाँ 66% नहीं है, 60% है। ठीक है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या बतानी है। तो संख्या हम सबसे पहले x मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, संख्या के 60%, संख्या के 60% ये हो गया। अब इसका कह रहा है का 3/5वां भाग, 3/5वां भाग बराबर है 36 के, है ना। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर ये कट गया 0 से 0। अब 6 से 6 36 हो गया डायरेक्ट, 3 दूनी 6। अब यहाँ 10 25 50 हो जाएगा, 50 गुणे में जाएगा 2 के, तो x बराबर क्या निकलेगा, 100 निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ना। अगला प्रश्न है 99,
एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। और विद्यार्थी ने क्या किया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे 27 गुणे 4 लिखकर उतारा। 27 गुणे 4 लिखकर उतार लिया, ठीक है। तो नीचे दर्शाए अनुसार उसने हल किया। 27 गुणे 4, ठीक है, ऐसे हल किया। ये देखिए यहाँ पर दिया है। तो अब क्या होगा, इसमें शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए। भाई बच्चे ने गलत प्रश्न उतारा है, ठीक है, लेकिन उसने जो है प्रक्रिया एकदम सही की है। तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, या फिर उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक दे देने चाहिए, या उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए, या फिर यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा सही प्रक्रिया के पूरे अंक 5 देने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। भाई विद्यार्थी ने प्रश्न गलत उतारा है तो उसको हम काट के पूरा 0 नहीं दे सकते ना, तो उससे पहले कारण जानेंगे उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे पूरे नंबर दे देने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 100 नंबर। पाई है, पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या अभाज्य पूर्ण संख्या है, या फिर पूर्णांक है। तो इसमें जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न 101 नंबर। a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c/c का मान निकालना है। तो इसमें देखिए 2 विधियां हैं। एक तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, भाई a के बट्टे में ट्रिक है, a के बट्टे में 3 है, b के बट्टे में 4, c के बट्टे में 7। तो a का मान 3 रख दीजिए, b का मान 4 रख दीजिए, c का मान 7 रख दीजिए। तो रख के देखिए जल्दी, हाँ 3 + 4 + 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 7 4 11, 11 3 14 बट्टा c का मान 7 है, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें c वाला ऑप्शन बन जाएगा। या फिर इसको हम k के बराबर मानेंगे तो a = 3 के हो जाएगा, b = 4 के हो जाएगा, फिर c बराबर हो जाएगा 7 के। फिर इसमें रखेंगे, है ना सारे, फिर ऐसे ही उतना आएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर। यदि संख्या, यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, 6 है, 0 है, 4 है, फिर डैश है, फिर से 6 है, 6 है। तो 11 से विभाज्य यदि है तो रिक्त स्थान की पूर्णांक क्या होगा, रिक्त स्थान पर बताना है। तो आपको ये पता करने के लिए 11 से विभाज्यता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए 11 से कोई भी संख्या तब विभाज्य होती है जब उसके सम संख्या, मतलब सम स्थान के जो अंक होते हैं और विषम स्थान के जो अंक होते हैं उनका योग फल निकाल के और उनका अंतर निकालेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पर इसी देखिए 6 है, 4 है, फिर 6, 6 4 6। भाई ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर, ये 5वें। तो विषम स्थान पर जो अंक है इनका योग अलग निकालेंगे, 6 4 10 6 16 हो जाएगा। अब जो दूसरे और चौथे स्थान पर अंक है उसका योग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमें पता नहीं है, यहाँ है 0। तो यहाँ पर ऐसा योग आए जिसे हम घटाने पर ऐसी संख्या, मतलब क्या संख्या घटाएं इससे कि जो है यहाँ जो हमें प्राप्त हो वो 11 से विभाज्य हो। तो 16 में से हम क्या घटाएंगे, भाई 5 ही घटा सकते हैं, तभी तो 11 आ सकता है। तो 11 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम 5 ही तो कर सकते हैं, तभी तो 16 में से 5 घटेगा 11 आएगा, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। और इसी वजह से ये 5 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसका सम अंकों के सम स्थान के अंकों का योग से क्या घटाएंगे, विषम अंकों के स्थानों के योग से घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक तो 11 आता है तब भी 11 से विभाज्य है, 11 का गुणा जाए 22 या 33 तब भी 11 से विभाज्य होगी वो संख्या। अगर 0 आए यहाँ पर बराबर में तब भी वो 11 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 103 नंबर। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे। तो इसमें करेक्ट जो विकल्प है वो है सी वाला ऑप्शन, श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न है, एक खंभे का 4/5 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। तो पूरी लंबाई पूछ रहा है तो सबसे पहले हम मान लेंगे पूरी लंबाई x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, ठीक है। कीचड़ में कितना धंसा,
4x/7। अब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, मतलब इसमें धसे वाले से माइनस कर देंगे जो बाहर निकाल लिया गया, मतलब धसे वाले भाग का 1/3। तो 4x/7 धसा हुआ था, इसका 1/3 बाहर खींच लिया गया। तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो बराबर में क्या, अब 8 बचेगा। भाई जो खंभा जमीन में था इतना, अब इतना भाग बाहर खींच लिया गया, तो माइनस ही तो करेंगे, तो बचेगा कितना, 8। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4x रहेगा ही, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर 4x/7 था, माइनस 4x/21 था, बराबर में 8 था ना। तो यहाँ पर 21 एलसीएम हो जाएगा, 7 त्रिक 3 चौक 12x माइनस 4x बराबर में 8 रहेगा। 12 से 4 8x बचेगा, बराबर 8 बटे में 21 चलता रहेगा। 8 से 8 कट जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 21। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या आ गई भाई, एक x मानी थी हमने, पूरी लंबाई 21 मीटर आ गई ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 105 नंबर है। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं, DE और F हैं। ठीक है, त्रिभुज दिया है DEF, इसके मध्य बिंदु हैं। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य कथन बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है त्रिभुज DEF, मतलब जो ये DEF है ना, इसका क्षेत्रफल बराबर है ABC के, तो बिल्कुल गलत है। और DEF का क्षेत्रफल बराबर है पूरे त्रिभुज के हाफ के, ये भी बिल्कुल गलत है। या फिर सी वाला ऑप्शन देखिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है 1/3, ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के, ये भी गलत है। ये इसमें होगा 1/4, अगर होता तो सही होता। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 त्रिभुज ABC के। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ये बन जाता है। आगे के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।